नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गुरुवार रात गुरुग्राम में हुए हादसे से पूरा इलाका सहम गया। गुरुग्राम के सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडिसो के छठी मंजिल का लैंटर टूटकर गिर गया। इस लैंटर ने अपने जद में नीचे के सभी लैंटरों को ले लिया और कई लोगों की जान मलबे में दब गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां। चिंटल पैराडीसो में दर्दनाक हादसा। गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसो से, जहां डी टावर में छठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक छठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर हैं या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं, लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस सोचती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनंद फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेम है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया।
हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और हाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है। और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर, गुरुग्राम। वहीं मौके पर पहुंचे हमारी संवाददाता शिवानी लोहिया ने हालातों का जायजा लिया, आपको दिखाते हैं। इस वक्त गुरुग्राम में हम वहीं पर मौजूद है जहां पर बीती शाम जो है चिंतल पैराडाइसो में एक बड़ा हादसा हो गया। सेक्टर 9 में ये जो सोसाइटी थी वहां पर यह हादसा हो गया है। दरअसल आप देख सकते हैं कि जिस बिल्डिंग के बाहर हम खड़े हैं वहां पर जो छठा माला है वहां पर जो ग्रीन शेड वो बनाई गई है, वहीं से जो भरभरा कर ये सभी लैंटर जो है वो टूटते हुए जो है फर्स्ट फ्लोर तक आते हैं और फिर ग्राउंड फ्लोर तक आते हैं और इसी में जो है एक बड़ा हादसा जो है वो हो गया है। फिलहाल जो है कल रात को ही एक जो शव की पुष्टि जो है वो रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वो कर दी गई थी और साथ ही सुबह 16 से 17 घंटे की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम ने जो है अरुण श्रीवास्तव जो कि IAS हैं उनको भी जो है बाहर निकाल लिया गया है और उनको जो है हॉस्पिटल भेज दिया है और तमाम लोगों की जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो है एक शव की जो है पुष्टि हो गई है, उसको भी बाहर निकालने की जो जद्दोजहद है वो जारी है और तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। तकरीबन 16 से 17 घंटे जो है वो हो गए हैं और कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है यहाँ से जो है बाहर निकाला जा सके। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी मशक्कत के बाद जो है लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो है तमाम यहाँ पर जो रेस्क्यू टीम के जो लीडर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। PK तिवारी जी, इनसे बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर शाम को पहुंचे, उस टाइम की तस्वीर जानना चाहेंगे, कैसा माहौल था उस समय? निश्चित रूप से जब भी डिजास्टर में हम जाते हैं उस समय माहौल बहुत ही एक निराशा और परेशानी भरा होता है। लोग फ्रस्ट्रेशन में होते हैं तो एक अनुकूल माहौल तो होता नहीं है, लेकिन चूंकि हमें बार बार इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इसी के लिए हमारी तैयारी होती है, तो हम इस हालत में अपने लिए चैलेंज मानते हैं और उसको बेहतर तरीके से अपना फर्ज पूरा करके जनता के दिलों में और बेहतर अपनी विश्वास जताने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है कितने जो है फिलहाल आपने रेस्क्यू कर लिया है और कितने की और जानकारी, कितने लोग हो सकते हैं अंदर? जानकारी के हिसाब से 4 लोगों में हमने 3 लोगों को निकाला जा चुका है। एक तो मेरे आने से पहले ही जिंदा विक्टिम को निकाला गया था बाय स्टैंडर्ड या जो भी यहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। हमारे आने के बाद एक डेड बॉडी हमने कल शाम में 2nd फ्लोर से निकाली थी। एक जिंदा विक्टिम को 16 घंटे की मशक्कत के बाद अभी निकाल करके मैक्स हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है और एक डेड बॉडी जो हमने लोकेट की है 1st फ्लोर पे ही, उसके लिए ऑपरेशन जारी है और जल्द ही उनको भी निकाल लेंगे। सर, मजदूर भी थे जो काम कर रहे थे 6ठे फ्लोर पर, उनकी कोई जानकारी जो है वो मिल पाई है? उनकी अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन यदि ऐसी कोई जानकारी मिलेगी या ऑपरेशन के दौरान ऐसा कुछ पता चलता है या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ ऐसी सूचना दी जाती है तो निश्चित रूप से हम इस ऑपरेशन को तभी खत्म करेंगे
तक पूरी तरीके से संतोषजनक हमें उपलब्धि नहीं मिल जाती। सर, अरुण श्रीवास्तव के बारे में बात करेंगे। 16-17 घंटे किस तरीके से वहां पर बिताए उन्होंने? निश्चित रूप से एक हमारे लिए एक अद्भुत अनुभव था और सीखने की भी चीज थी। एक जांबाज विक्टिम के तौर पे उन्होंने अपना हौसला बनाए रखा, हम लोगों का भी हौसला बनाते रहे और बड़ी बहादुरी से उन्होंने इस कठिन टाइम को फेस किया है। तो इसीलिए मैं ऐसे बहादुर शेर दिल इंसान को दिल से नमन करता हूँ। सर, अब फिलहाल जो है डॉग स्क्वाड को भी लाया गया है, क्या कोशिश की जा रही है कि और लोगों का जो है पता लगाया जा सके? जी हाँ, डॉग स्क्वाड है हमारे पास और भी सर्च डिटेक्शन के इक्विपमेंट्स हैं, सबका इस्तेमाल करके जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं जाते तब तक हम अपने ऑपरेशन को क्लोज नहीं करेंगे। सर, जो आप और क्या कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि मजदूरों की सबसे अहम बात है, उनका अब तक कुछ नहीं पता चला है। मजदूरों के बारे में जो सूचना मिलती है तो निश्चित रूप से हम करेंगे। अभी हमारी टीम काम कर रही है। काम के दौरान कई बार आप एक विक्टिम को निकालते हो तो सुराग दूसरे का भी मिल जाता है। तो ऐसा कुछ मिलेगा तो भी हम आगे बढ़ेंगे, या कहीं से भी कोई लीड मिलता है तो निश्चित रूप से हम उस ऑपरेशन के अंजाम तक पहुंचा के ही अपना ऑपरेशन खत्म करने वाले हैं। जो फ्लोर्स हैं उसके बारे में जानना चाहूंगी, क्या एक ही हिस्सा गिरा है या फिर पूरा का पूरा फ्लोर जो है वो गिर गया है? सिर्फ एक हिस्सा लिविंग रूम का गिरा है। 6th फ्लोर पे कोई रिनोवेशन का काम चला था, वहां से टूट के 1st फ्लोर पे आकर के पूरा मलबा जमा है और 2nd फ्लोर से जो छत हैंगिंग हालत में 1st फ्लोर पे था उसी के नीचे अरुण श्रीवास्तव जी दबे हुए थे, जिनके बाएं पैर की जो नी है वो फंसा हुआ, एंकल फंसा हुआ था, जिसको हमने निकाल करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करा दिया। ठीक है सर, थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ पीके तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहाँ से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर गुरुग्राम। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं संजय ककरलिया, जो कि रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं। संजय जी, आज गुरुग्राम में जो भीषण हादसा हुआ है वो वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसने भी इस हादसे के बारे में सुना वो सन्न रह गया, क्योंकि एक एक पाई जोड़कर इंसान अपना आशियाना बनाता है, अपना घर बनाता है और वो उस तरीके से बिखर जाएगा, उसमें जिंदगियां दब जाएंगी। ये दर्द, ये पीड़ा असहनीय और अकल्पनीय है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप रियल एस्टेट कंसल्टेंट हैं, आप जब किसी को सलाह देते हैं किसी फ्लैट को खरीदने के लिए, किसी बिल्डिंग को खरीदने के लिए, तो वो कौन से मापदंड होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप किसी को सलाह देते हैं? मोनिका जी, सबसे पहले तो ये दुर्भाग्यपूर्ण जो हादसा हुआ, इसका सचमुच हम सबको बहुत दुख है, क्योंकि ये सब हमारे सबके आशियाने हैं, इसमें हम सब रहते हैं और किसी के साथ भी ये हादसा हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। बिल्कुल। जहां तक बात है मानक की, तो हमारे यहाँ बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि रियल एस्टेट पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं था जी। 2015 में रियल एस्टेट को ऑर्गेनाइज किया गया, कुछ कंट्रोल डाले गए, रेरा उसमें से एक बॉडी थी जो सेल परचेज को कंट्रोल करती है जी। पर क्वालिटी को लेके अभी तक हमारे यहाँ कोई पर्टिकुलर बॉडी नहीं बन पाई है जिससे ये मापदंड तय किए जाए कि स्लैब की मोटाई कितनी होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड जो चलता आ रहा है उसको सब फॉलो तो करते हैं, पर क्वालिटी चेक कोई नहीं करता। ऐसी कोई हमारे यहाँ टीम नहीं है अभी तक कि कंप्लीशन के टाइम ये चेक किया जाए कि आपके लेंटर की मोटाई कितनी है, आपकी जो बीम और कॉलम है उनकी थिकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ऐसा मैकेनिज्म अभी तक हमारे यहाँ फॉलो नहीं होता है और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। जहां तक बात है इस पर्टिकुलर जो हादसे की, तो इसमें जहां तक मैंने नोटिस किया, इसमें जो लेंटर की थिकनेस तो कम थी ही थी और उसके अंदर जो सरिये डाले गए, जहां तक मेरे को लगता है वो भी जनरली जैसे 10 mm 12 mm स्टैंडर्ड है वो डलता है, डबल जाल डलता है। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि वो कहीं 8 mm वगैरह सिंगल जाल वगैरह डाल के कम सीमेंट का यूज इसमें कहीं ना कहीं हुआ है, तभी इस तरीके की लेंटर गिरने की वारदात होती है। जहां तक बात आती है, हम जब बड़ नेचुरल मैं रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ हूं तो इसमें अछूता नहीं, तो हम जनरली इस बात को जरूर ध्यान रखते हैं कि बिल्डर की रेपुटेशन क्या है, बिल्डर का बनाने का स्टैंडर्ड क्या है, उसका पहले ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है,
इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को सलाह देते हैं कि आप इस बिल्डर का प्रोडक्ट खरीदें, पर फिर भी बहुत सारी खामियां रह जाती हैं और उसी खामी का नतीजा है कि आज ये बड़ा हादसा, कल रात को इतना दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ जी। साथ ही ये बिल्कुल सच बात है कि लोगों की जिंदगी भर की कमाई होती है, करोड़ों के फ्लैट रियल एस्टेट में बेचे जाते हैं और उसके बाद ये दुर्घटना पूरे रियल एस्टेट के लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना। इस बात को आप भी समझते हैं, मैं खुद भी समझती हूँ कि एक घर खरीदना कितना मुश्किल काम होता है, सपनों का घर वो कहा जाता है। गुरुग्राम में ये जो हादसा हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिंदगियां खत्म हुई है, वो बहुत दुख की बात है, लेकिन नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। माना यह जा रहा है, अगर मैं सही हूं तो एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 1 करोड़ के लगभग थी। जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई कौन करेगा, इसको लेकर क्या मापदंड रहते हैं? 1.5 से 2 करोड़ ये वाले जो फ्लैट हैं, ये 1.5 से 2 करोड़ के फ्लैट हैं और बट नेचुरल है, जब छत कोलैप्स हुई है तो शायद हो सकता है कि अब इस टावर को दोबारा से जांचा परखा जाए तो ये पूरा टावर भी कोलैप्स किया जाए, ऐसा पॉसिबल है। वो डिसीजन लेंगी जो भी अथॉरिटीज होंगी, तो उसकी नुकसान की भरपाई बट नेचुरल है। बिल्डर को जो आर्थिक नुकसान है वो तो वो, साथ में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जो जाने हमारे लोगों की गई है, उसका भी जो कंपनसेशन बनता है वो भी बिल्डर को हर हाल में देना चाहिए। ठीक है। और ये पहला हादसा नहीं है संजय जी, आपने भी देखा होगा गुरुग्राम की, मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूँ, नोएडा की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली एनसीआर की पूरे की मैं अगर बात करूँ, तो इस तरह के लगातार मामले सामने आते हैं और हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु होती है इन हादसों में। तो आखिर ये हादसे थम क्यों नहीं रहे हैं? क्या किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है? बिल्डरों की मनमानी जो है उस पर रोक क्यों नहीं लग पाती है? मोनिका जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा ये सवाल पूछा है। बिल्डरों की मनमानी पे जरूर लगाम लगनी चाहिए, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं। जहां तक बात है, एक तो इसमें ना बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रशासन, ये सच्चाई है कि जितनी आरडब्ल्यूएस शिकायत करती हैं बिल्डर्स को लेके, चाहे वो सीपेज आ रही हो, कॉलम में क्रैक्स आ रहे हो, बिल्डिंग में क्रैक्स आ रहे हो, तो उनको ये लगता है कि तो रूटीन का काम है, हो जाएगा। और उसी का नतीजा है, जैसा कि अभी मीडिया में बार बार खबरें आई, वहां के रेजिडेंट आरडब्ल्यू बार बार शिकायत करते रहे प्रशासन को कि आप इसको आइए, चेक कीजिए, क्वालिटी चेक कीजिए, और प्रशासन की तरफ से ये रूटीन वर्क मान के छोड़ दिया गया। वो लापरवाही, अगर ये टाइम पर चेक होता तो नेचुरली इस तरीके की घटना नहीं होती। जहां तक बात है, दुर्भाग्य की बात यही है कि हादसा होने के बाद सिस्टम को होश आता है, और हादसा होने से पहले जब कंप्लेंट लगातार की जाती है तब किसी तरह का कोई होश या फिर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण बातें हमें बताने के लिए। तो चलिए अब खबर का रुख करेंगे सोनीपत से। खबर, सोनीपत में एक बिजली कार्यालय से ऐसी खबर सामने आई है जहां पर लोगों के घरों में रोशनी पहुंचाने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी खुद डर के साए में रहकर काम कर रहे हैं। दरअसल सोनीपत के राय में स्थित बिजली कार्यालय के हालात इतने खराब हैं कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। वहीं कर्मचारियों ने जानकारी दी है कि कभी लेंटर गिर जाता है तो कभी दीवार से प्लास्टर गिर जाता है, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर यहां काम कर रहे हैं। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने जल्द कार्यालय बनाने की मांग की है। और ये बिल्डिंग जो है 1985 की बताते हैं, 1985 से खंडर हालत में है और किसी दिन भी गिर सकती है। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ इसका प्लस्तर वगैरह, लेंटर वगैरह टूट के गिरता रहता है। एक दिन तो खुद मैं बच गया। और हमारे इस सब डिवीज़न के अंडर 19 गांव हैं और इंडस्ट्रियल एरिया नाथुपुर HSIDC पूरा 45 करोड़ पर मंथ का रेवेन्यू है। परंतु बिजली बोर्ड का जो है स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हम यहाँ आराम से बैठ के निश्चिंत बैठ के कार्य कर पाएँ। तो क्या हालात हैं बिल्डिंग के? बिल्डिंग के हालात HUPN के अंडर है, ये उन्होंने कंडम घोषित कर रखा है इसको। तो मैं यहाँ पे अपना बिल के उसमें यहाँ पे आता जाता रहता हूँ। वो मैंने देखा इस बिल्डिंग का बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब है और यहाँ पे ऐसा डर लगा रहता है कि कभी भी ये बिल्डिंग पड़ सकती है और कोई भी हादसा हो सकता है। इस बारे में अधिकारियों को भी शायद इस बारे में रुचि लेनी चाहिए कि इस बिल्डिंग को किसी न किसी तरह बदलवा, इसकी रिपेयर करवाई जाए या इसको बदलवाया जाए। तो इसीलिए मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ और अधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि इस बिल्डिंग के बारे में भी ध्यान दें। ये सब यहाँ पे जो डैमेज ट्रांसफार्मर हो चुके हैं और कोई जैसे स्टोर से सामान ड्रॉ कराते हैं, चैनल एंगल डिसमेंटल हो गए, कोई केबल स्क्रैप होता है
जैसे सिक्योरिटी के लिए कोई भी इंतजाम है नहीं यहाँ पे। यहाँ तक एक रात को कोई लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट टाइप की कोई लाइट भी नहीं है मार्केट वगैरह। और बिल्डिंग का क्या हालत है सर? बिल्डिंग भी बहुत खस्ता हालत में है, कभी भी गिर। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां शादी के 13 साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं मृतका के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को सौंप दिया। रेनू नाम था सिस्टर का मेरी का। ये जो उसके घर वाले थे उसको बहुत दिन से परेशान कर रहे थे, दहेज की मांग करते थे, मारते थे, पीटते थे, प्रेशराइज करना। मतलब कोई भी घर में नुकसान हो रहा है तो उस पर दवा बनाने के तिरवेश हुआ है कि तू मतलब बहुत गलत है, मतलब प्लस नहीं है। तो एक तरह से रंडी संडी बुरे शब्द कह करके उसका मतलब दुरुपयोग करना, बहुत बुरी तरह उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, कई बार से मारा पीटा। कल शाम करीब 6 बजे टेलीफोन आया, थाने में प्राप्त हुआ भाई एक औरत रेनू नाम की लड़की वाइफ ऑफ देवेंद्र और रोतापट्टी होटल में फांसी लगा रखी है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे, जो रेनू के परिवार वालों ने ज़मीन पर उतार रखी थी, जिसका निरीक्षण के लिए हमने सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई है, निरीक्षण किया गया और डेड बॉडी को लिए जनरल हॉस्पिटल पलवल। पलवल में एक बर्तन की दुकान पर नौकरी करने वाले एक युवक को दुकान से लाखों रुपए के चोरी किए गए बर्तनों के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल एक बर्तन दुकान पर काम करने वाला नौकर धीरे धीरे करके दुकान से सामान गायब करता था, जिस पर दुकानदार ने नौकर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को बर्तनों के साथ हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी के घर से चोरी किए गए करीब 3 लाख रुपए के बर्तन भी बरामद किए। वहीं पूछताछ पर आरोपी ने कबूल कर लिया कि पिछले काफी दिनों से थोड़े थोड़े करके वहां से बर्तन चोरी करके लाता था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर स्टील, तांबा और पीतल के करीब 3 लाख रुपए के बर्तनों को कब्जे में ले लिया है। बर्तन की दुकान और दुकान के नौकर से जुड़ा हुआ है। अमित पुत्र राजेंद्र निवासी राधा कॉलोनी बल्लमगढ़ फरीदाबाद का निवासी है, जिसने अपनी दुकान पर एक नौकर रखा हुआ था गिरधारी पुत्र सीरिया निवासी हाउस नंबर 964 जीवन नगर गोची फरीदाबाद, जो फिलहाल प्रकाश कॉलोनी पलवल नजदीक आगरा केनाल नहर यहाँ रहता है। चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।